हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कैंपस। दोस्तों आज हम लोग एक नया चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। होता ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, जब इस चैप्टर का नाम आता है तो कहते हैं साहब बीआरएस में थोड़ा सा लेवल मतलब समझ में नहीं आ रहा, और मैं आपको आज ये चैप्टर इतनी अच्छी तरीके से क्लियर कराऊंगा कि आप कहोगे वाह मजा आ गया। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमें आज चैप्टर है हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस चैप्टर को करने से पहले कुछ कहानी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, आपने इस चैप्टर से पहले एक चैप्टर किया होगा कैश बुक। कौन सा चैप्टर? कैश बुक। तो कैश बुक जब मेरे बच्चे आपने किया था तो उसमें आपने दो कॉलम मेंटेन किए थे, एक कैश का कॉलम होता था और एक बैंक का कॉलम होता था। आप समझिए, यहाँ पे बैंक की कॉलम में आप लोग अपनी खुद से ट्रांजैक्शन लिखते थे। यहाँ इस कैश बुक को बनाने वाला कौन होता था? बिजनेसमैन होता था। कौन बनाता था बेटे? बिजनेसमैन इसे मेंटेन करता है। अब समझिए, कौन मेंटेन करता है? बिजनेसमैन मेंटेन करता है। अब यहाँ पे जो बैंक में आप लोग चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो या पेमेंट साइड में कुछ भी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो आपके बैंक में प्लस और माइनस हो रही हैं। उसका रिकॉर्ड आपको बैंक, अगर आप जब बैंक में खाता खुलवाते हैं तो आपको कौन सी बुक मिलती है? एक पासबुक मिलती है कि भाई आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करिए। देखिए, अगर मैं बिजनेस नहीं करता हूं तो मुझे इस चीज की बिल्कुल जरूरत नहीं है जी। ठीक है जी, बैंक मैंने जो पैसा जमा करा, मुझे अगर चेक करना है तो मैं जाऊंगा बैंक में और पासबुक को दूंगा और वो मेरी पासबुक में एंट्री कर देंगे और मुझे पता लग जाएगा कि मैंने पैसे कितने डाले हैं, कितने गए हैं पैसे, और ये सारी चीजें चेक हो जाएंगी। मगर कई बार क्या होता है कि जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो बिजनेस में आप अलग से एक बैंक का कॉलम कैश बुक में मेंटेन कर रहे होते हैं कि कितना कैश बैंक में आ रहा है, कितना कैश बैंक से जा रहा है, ये भी आप अपनी बुक के हिसाब से मैच करते हैं। जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चे? यानी कि जब हमें एंड में अकाउंट क्लोज करने होते हैं तो हमें बैलेंस लिखना होता है। हम बैलेंस इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे या इसके अकॉर्डिंग? सबसे पहली बात होती है कि बैलेंस हम लोग कैश बुक के अकॉर्डिंग लिखते हैं। किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं? कैश बुक के अकॉर्डिंग लिखते हैं। और कैश बुक का बैंक बैलेंस, ये जो बैंक बैलेंस है, हम लोग बैलेंस शीट में, कौन सी बैलेंस शीट में, हम एसेट साइड में लिखते हैं कैश बैलेंस। क्या लिखेंगे? बैंक बैलेंस। क्या लिखेंगे? बैंक बैलेंस। अब आपने यहाँ पे बैंक बैलेंस लिख दिया, कोई भी अमाउंट जो भी आपको ठीक है लगा वो आपने लिख दिया। अब आपके अकाउंट आप अपने पास ही तो नहीं रखोगे, आप लोगों को दिखाओगे। जब आप लोगों को अकाउंट दिखाएंगे तो होगा क्या? इससे आप क्या करेंगे? अकाउंट दिखाने के बाद भी वो वेरीफाई करेंगे कि रियल में जो आपने यहाँ पे अपनी कैश बुक का बैंक बैलेंस रखा हुआ है, ठीक है, वो आपका रियल में पासबुक के हिसाब से। भाई मैं तो कुछ भी बना के लिख दूंगा बैंक बैलेंस, ठीक है, कम या ज्यादा। मगर जब वो वेरीफाई करेंगे, जो गवर्नमेंट को आपने अपने अकाउंट दिखाए, किसी और पर्सन को भी आपने अपने अकाउंट दिखाए, वो अगर चेक करना चाहता है, वेरीफाई करना चाहता है क्या रियल में जो आपका कैश बैलेंस है, यहाँ पे बैंक बैलेंस आपका शो हो रहा है, रियल में आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं या नहीं है। तो आपने मान लीजिए कुछ ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे रिकॉर्ड करी थी और कुछ ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो नहीं पाई है, या बैंक उस चीज को रिकॉर्ड नहीं कर पाया किसी भी वजह से, तो आपकी क्या होगा कि कैश बुक और पासबुक में क्या आ जाएंगे दोस्तों? डिफरेंस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? क्या आ जाएंगे? डिफरेंस। भाई कैश बुक, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हम बैंक में पैसे डलवा लेते हैं और एटीएम हमारे पास होता है, और एटीएम से क्या करते हैं? हम विड्रॉ करते रहते हैं। क्या करते हैं? विड्रॉ कर रहे हैं। कभी मेरे दोस्त ने एकदम अकाउंट में बैंक में ट्रांसफर कर दिया, मगर मैंने पासबुक में एंट्री नहीं कराई। तो जब आप बैलेंस मैच करेंगे, भाई देखिए आपका कैश बैलेंस इतना है और पासबुक का बैलेंस कुछ अलग ही शो हो रहा है, तो यानी कि पासबुक में आपने काफी टाइम से एंट्री ही नहीं कराई थी, ठीक है। तो अब ये और ये आपस में कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का जो स्टेटमेंट होगा वो मैच नहीं करेगा। अब मैच नहीं करेगा तो एक बात बताइए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि कैश का लेन देन सही हुआ है या नहीं हुआ है, सही रिकॉर्ड है या नहीं है। आप कोई गलत रिकॉर्ड करोगे तो कुछ कैश की चोरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखिए कैश का मामला है, अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं है कि भाई कैश रियल में ये बैलेंस है या इक्वल है,
जब आपको यहाँ और यहाँ में डिफरेंस दिखेगा तो आप तो ये सोचोगे ना कि भाई डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या कारण है। भाई हो सकता है किसी ने चोरी भी कर लिया हो, कुछ भी हो सकती है बातें। तो वो कहता है कि एक काम करो, जो इसमें बीच में जो इनके बीच में जो डिफरेंस आया है कैश बुक और कैश बुक और पासबुक के बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा है, पहले उसको एक मुझे जजमेंट तरीके से बताइए कि भैया यहाँ डिफरेंस आ क्यों रहा है, किस तरीके से आ रहा है। तो उसको सही करने के लिए, उसको उन्हीं डिफरेंसेस को बताने के लिए उनसे कहा जाता है कि एक स्टेटमेंट बना के दे दीजिए कि ये जस्टिफाई हो जाए कि जो आपका डिफरेंस कैश बुक और पासबुक का आ रहा है वो इन कॉजेस की वजह से आ रहा है और आप चेक कर सकते हैं। तो जो भी आप उस स्टेटमेंट को किसी को भी दिखाएंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि देखिए आपके पास पूरी चीजें हैं कि ये इस वजह से डिफरेंस आ रहा है, आप चेक कर लीजिए। तो फिर आपके किसी तरह की कोई पेनल्टी, किसी की तरह की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। फिर आप आराम से इजीली अपने अकाउंट को डिपॉजिट यानी अकाउंट्स को शो कर सकते हैं कि हमारे प्रॉपर अकाउंट्स बन चुके हैं। अब इस करेक्शन के लिए आपको एक स्टेटमेंट बनानी होती है जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है दोस्तों, आइए जरा हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसके बारे में जरा लिख लेते हैं। इट इज ए स्टेटमेंट which is prepared on a particular date to reconcile the bank balance as per cash book with the balance as per पासबुक। आइए जरा समझते हैं ये क्या है। सबसे पहले इसमें नोट करने वाली बात है कि ये है स्टेटमेंट। क्या है ये स्टेटमेंट? कब बनाई जाती है? पर्टिकुलर डेट या पीरियड भी कह सकते हैं हम लोग। रिकंसाइल करने के लिए, रिकंसाइल का मतलब होता है जो भी उसमें अशुद्धियां या डिफरेंसेस हैं उसको ठीक करने के लिए जो स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे ठीक है, रिकंसाइल कहलाएंगे। किसी भी चीज को कोई गलत हो रखा है या किसी भी चीज से कोई डिफरेंस हो रखा है उसको रिकंसाइल मतलब शुद्ध करना, सही करना। तो आप क्या करते हो, ध्यान रखिए, आप बैंक बैलेंस करोगे। बैंक बैलेंस किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो? कैश बुक विद द बैलेंस एज पर पासबुक के अकॉर्डिंग दोस्तों आप इसे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिकंसाइल क्यों कर रहे हैं? रिकंसाइल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके बीच में आ गया डिफरेंस। अब डिफरेंस कई तरीके से आ सकते हैं। आइए जरा कॉजेज ऑफ डिफरेंस देख लेते हैं। कॉजेज ऑफ डिफरेंस यानी कि ये डिफरेंस आ क्यों रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बात करता हूं कि कॉजेज जो है, सबसे पहले ड्यू टू टाइमिंग। ड्यू टू टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आ रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई ट्रांजेक्शन अभी की, आपने तो अपने में रिकॉर्ड कर लिया, मगर हो सकता है जहां बैंक में रिकॉर्ड होना है वो वहां रिकॉर्ड हुआ नहीं, तो टाइमिंग का डिफरेंस आ गया। दूसरी कंडीशन में बी पॉइंट में है ड्यू टू बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। ड्यू टू बैंकिंग ट्रांजेक्शन। सी ड्यू टू एरर। ठीक है, ड्यू टू एरर, गलती की वजह से आ जाए। तो ये तीन जो प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक में क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? डिफरेंस आ जाता है। तो आइए जरा सबसे पहले मुझे जो कंटेंट कवर करना है, ड्यू टू टाइमिंग, ड्यू टू बैंकिंग ट्रांजैक्शन एंड ड्यू टू एरर। तो आइए जरा सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं ड्यू टू बैंकिंग ट्रांजैक्शन। आइए सबसे पहले हम लोग ड्यू टू टाइमिंग।
ड्यू टू टाइमिंग कैसे प्रेजेंट करता है? देखिए ड्यू टू टाइमिंग में जो इश्यूज आपको समझ में आएगा वो सबसे पहले इसका आएगा कि कोई भी एक चेक है, एक चेक इशू या ड्रॉन, ठीक है बेटे, इशू या ड्रॉन, बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, यानी कि जो भी आपने चेक इशू किया है या ड्रॉ किया है, ड्रॉ मतलब अब समझते हैं इस चेक का क्या, मैंने मान लीजिए मेरे से कोई पेमेंट लेने के लिए आया और मैंने उसे चेक साइन करके दे दिया। जैसे ही चेक साइन करके दिया, मैंने क्या कहा, अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, मैंने उसे कैश बुक में अपनी रिकॉर्ड कर लिया। अब उस पर्सन को जो चेक दिया है मैंने, भाई वो अगर उस दिन लगाएगा तो बैंक में पेमेंट होनी चाहिए, उसके बाद मान लीजिए वो 5 दिन बाद पेमेंट हो रही है, 6 दिन बाद हो रही है या 10 दिन बाद पेमेंट हो रही है, तो हमें तो तब समझ में आएगा ना कि अगर पेमेंट टाइम पे जिस दिन मैंने रिकॉर्ड किया है, क्या उसी दिन के अंदर अगर पेमेंट हो जाए, या मैं जिस टाइम पे स्टेटमेंट बना रहा हूँ उससे पहले ही अगर हो जाती है तब समझ में आता है। मगर मैं जिस डेट को स्टेटमेंट बना रहा हूँ और उसके बाद वो पेमेंट हो रही है, तो उसका कोई लॉजिक नहीं बनेगा, यानी कि डिफरेंसेस दिखेंगे। तो हुआ ऐसा है कि आपने यहाँ पे कुछ चीजें एज्यूम करनी है दोस्तों। क्या करनी है आपको? यहाँ पे सबसे पहले ये एज्यूम करना है, क्या करना है? एज्यूम करना है कि ये कहाँ रिकॉर्डेड है और कहाँ रिकॉर्डेड नहीं है। तो हम मानेंगे कि ये कहाँ रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कहाँ रिकॉर्ड हो गया है? ये कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है। और कहाँ रिकॉर्ड नहीं है? नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। अब आपको ये समझना है कि भैया हमने किया क्या है, हमने चेक इशू किया था, यानी कि आपने इस चेक में से आपने क्या कर दिया है, माइनस किया, अपने बैंक अकाउंट को डाउन कर दिया है, ठीक है, कि आपके बैंक अकाउंट से पेमेंट जाने वाली है, बट यहाँ पर अभी तक कोई पेमेंट नहीं गई है। तो दोस्तों आ गया डिफरेंस। तो आप ये जब भी ये स्टेटमेंट पढ़ें तो इसमें सबसे पहले जब तक ये प्रॉपरली कहा ना जाए कि ये नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक है, तब तक ये आपको मानना होगा कि ये कहाँ रिकॉर्डेड है, कैश बुक में। भाई वो स्टेटमेंट देगा कि चेक इशू ड्रॉ बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट अगर है, तो आप क्या एज्यूम करेंगे कि रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। मगर चेक इशू किया गया है बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, अगर ऐसा लिखा गया कि चेक इशू किया गया है बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो इसका मतलब होता है कि बैंक से पेमेंट जा चुकी है, आपने कैश में रिकॉर्ड, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो तब उससे पहले हम यही समझेंगे कि कहाँ रिकॉर्डेड है, कैश बुक में रिकॉर्डेड है और यहाँ रिकॉर्डेड नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास आ रही है कि चेक डिपॉजिटेड या सेंड टू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड या क्रेडिटेड। अभी तक देखिए आपने एक चेक बैंक में जमा कराया और वो अभी तक बैंक में जमा नहीं हुआ है या डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे कुछ एज्यूम करना है। एज्यूम क्या करना है जरा समझ लीजिए। आपको एज्यूम करना है कि रिकॉर्डेड है इन कैश बुक। कहाँ रिकॉर्डेड है? वो कैश बुक में रिकॉर्डेड है। और कहाँ रिकॉर्ड नहीं है? नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। कहाँ रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों? वो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं। आपको बात समझ में आ गई? ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम, मतलब आपको ड्यू टू टाइमिंग में चेक इश्यू और ड्रॉन, ठीक है, या चेक डिपॉजिट या सेंड टू बैंक के दोनों केसेस आपको देखने को मिलेंगे कि इसमें भी आपने चेक जमा करा। मान लीजिए मैंने किसी से चेक लिया अपने फ्रेंड से, मेरे फ्रेंड ने मुझे पेमेंट के तौर पे मुझे चेक दे दिया। अब चेक दे दिया तो सबसे पहले चेक मेरी नॉलेज में आ गया, तो मेरी नॉलेज में आया तो मैंने क्या कर दिया, उसको कहा कि अब मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो मैंने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया, बट मैंने 10 दिन तक उसे बैंक में ही जमा नहीं करा। तो आपने अपनी कैश बुक में तो उसी टाइम रिकॉर्ड कर दिया था जिस टाइम आपने चेक लिया,
बट आपने इसे बैंक में अभी तक भेजा नहीं है तो बैंक में पेमेंट नहीं गई है, तो डिफरेंस आपके आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू टाइमिंग में ये दोनों इशू, बट ध्यान रखना ये दोनों केसेस आपको याद रहने चाहिए। हाँ, जब तक बोला ना जाए, जब तक बोला ना जाए कि नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तब तक हम ये एज्यूम करेंगे कि कहाँ रिकॉर्डेड है, वो कैश बुक में रिकॉर्डेड है। अब जरा आगे की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब आते हैं हम लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन पे। किस पे? बैंकिंग ट्रांजेक्शन। अब सबसे पहले सेकंड कंटेंट है बैंकिंग, ड्यू टू बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ड्यू टू बैंकिंग ट्रांजेक्शन। बैंकिंग ट्रांजेक्शन की वजह से भी डिफरेंस आते हैं, तो इसमें आपको देखिए एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करना है कि कहाँ रिकॉर्डेड है, कहाँ। सबसे पहले हम लोग किसी भी ट्रांजेक्शन के बदले में हम ये मान लेंगे कि वो कहाँ रिकॉर्डेड है, वो पासबुक में रिकॉर्डेड है। अब पासबुक में ध्यान रखिए, एक होते हैं आपके एक्सपेंसेस और एक होती है आपकी इनकम। ठीक है, अगर कोई भी एक्सपेंसेस हुआ है तो वो माइनस हो रहा होगा, और जो प्लस हुआ होगा तो वो यहाँ पे प्लस हो गया होगा। अब नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कहाँ रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा? कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं माना जाएगा, पासबुक में रिकॉर्ड माना जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि हम बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो भी देखेंगे, कोई एक्सपेंसेस हो गया होगा तो रिकॉर्डेड पासबुक में वो माइनस हो गया है, और कोई भी अगर इनकम है तो वो प्लस हो गई होगी। बट वो कहाँ रिकॉर्डेड नहीं है दोस्तों? वो कहाँ रिकॉर्ड नहीं है? वो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। तो ये आपको एज्यूम, जब तक बोला ना जाए, प्रॉपरली स्टेटमेंट में गिवन नहीं हो कि नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, तब तक ये मानेंगे कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड हो गई है, वो आपकी पासबुक में रिकॉर्ड हो गई है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ लेते हैं फटाफट। अब हम बात करते हैं ड्यू टू एरर, ड्यू टू एरर। ड्यू टू एरर, ड्यू टू मतलब गलतियां। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी चीज ना मुझे डेबिट करनी थी और गलती से मैंने उसे क्रेडिट कर दिया। मान लीजिए 2,000 रुपये मुझे डेबिट करना था, गलती से मैंने उसे 2,000 रुपये क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, बाय मिस्टेक। बाय मिस्टेक आपने क्या कर दिया? उसे क्रेडिट कर दिया। तो अब आप वापस मान लीजिए डेबिट में रिकॉर्ड करने के लिए क्या करेंगे? भाई मैं 4,000 रुपये लिखूंगा। कितना लिखूंगा? 4,000 रुपये। क्यों लिखूंगा 4,000 रुपये, जरा बताइए। पहली बात, जो आपने 2,000 रुपये लिए हैं, इसमें से 2,000 रुपये कैंसिल होंगे और फिर बैलेंस बच जाएगा यहाँ पे 2,000 रुपये। ये ऐसा क्यों करना है? जब भी कोई भी चीज डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट कर दिया गया है दोस्तों, बात समझिए, तो हमें उसका अपोजिट इफेक्ट जो दिखाना होगा वो डबल अमाउंट से दिखाना होगा। मान लीजिए कोई क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया, तो वापस उसे डबल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब भी एरर होगी, और मान लीजिए एरर का मतलब होता है कहीं आपने अमाउंट गलत लिख दिया, उसमें ज्यादा लिखना था इसमें कम कर दिया, बात समझो, गलत या ओवर स्टेटमेंट लिख दी। मान लीजिए कैश बुक में आपने पेमेंट दिखाई है 5,000 रुपये, मगर पासबुक में उसी की पेमेंट अभी 4,000 रुपये हुई है, तो इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे ज्यादा पेमेंट रिकॉर्ड कर रखी है और वहाँ पे कम रिकॉर्डेड है। तो ऐसी भी आपकी मिस्टेक्स होंगी, तो आपको फॉलो करना है। तो आइए जरा आगे करते हैं। ये चीज तो गलतियां हैं, गलतियां जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा उस हिसाब से हम लोग स्टेटमेंट करेक्ट कर देंगे। आइए जरा अब लोग कैसे आपको स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है दोस्तों, अब हम सबसे पहले देखिए, इसमें बनेगा आपका कैश बुक। मैं अभी आपको पूरे फॉर्मेट के साथ नहीं बता रहा, मैं रफ वर्क बता रहा हूँ कि रफ में कैसे रिवीजन करनी है। ठीक है, तो उसमें आपको एक प्लस कॉलम होगा, एक माइनस कॉलम होगा। प्लस कॉलम में हम लोग लिखेंगे डेबिट और माइनस कॉलम में लिखेंगे क्रेडिट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ एक और चीज है, फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस हमेशा यहाँ पे रहेगा और अनफेवरेबल बैलेंस यहाँ पे रहेगा।
फेवरेबल, अब यहाँ पे एक और बनेगी पासबुक। कौन सी बुक? पासबुक। पासबुक में प्लस में लिखेंगे क्रेडिट साइड और माइनस में लिखेंगे डेबिट साइड। अब यहाँ पे इसका फेवरेबल बैलेंस ये रहता है और ये होता है अनफेवरेबल बैलेंस। अब यहाँ पे समझते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस को हम ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। आप जरा समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए जरा हम लोग अब आगे से क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं।